योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं लोन से जुड़ी आपकी परेशानियों पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी हमारे शो में आपका। हर्ष जी, पहले ये बताइए कि पर्सनल लोन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है और अधिकतम कितने लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है? नॉर्मली अगर हम देखें तो पर्सनल लोन का क्राइटेरिया अगर हम होम लोन से कंपेयर करें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। दो वजह से नॉर्मली पर्सनल लोन आपको मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलता है, बहुत ही कम केसेस में समझो 7 साल के लिए मिलता है, नॉर्मली 3 से 5 साल के लिए मिलता है। तो जो भी EMI बनती है वो ज़्यादा बनती है, ब्याज की दरें भी ज़्यादा होती हैं। उसकी ब्याज की दर आपको 18 से लेके 24-27% तक पड़ सकती है। तो उसकी वजह से जो एलिजिबिलिटी आपकी निकलती है नॉर्मली कम निकलती है। तो इसमें नॉर्मली अब जो है अनसिक्योर्ड या पर्सनल लोन्स में बैंकों ने का थोड़ा हाथ खींच रखा है। तो अगर हम सैलरीड की बात करें तो टिपिकली अगर उनकी 30,000 रुपए से कम की मासिक अगर सैलरी है तो उनको पर्सनल लोन मिलना ही शायद आज की तारीख में मुश्किल है। जहां तक सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का सवाल है, सबसे पहले खूब कम बैंकें ये देती, ज्यादा बैंकें देती नहीं है। और वहां पर भी जो लोगों का प्रोफेशनल्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको शायद आसानी से ज्यादा मिल जाता है। या फिर वो बिजनेसमैन जो अच्छी आय दिखाते हैं अपनी आयकर में, कम से कम 3 लाख या 4 लाख रुपए की आय अपनी आयकर में दिखाते हैं, उन लोगों को मिलने की सहूलियत रहती है। ऑलराइट, चलिए अब शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। पुणे से पंकज महाजन हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, पूछिए क्या है आपका सवाल? सर, एक मेरी क्वेरी थी। एक्चुअली मैंने एक फ्लैट लिया है वाघोली पुणे में, और उसके लिए मैंने मतलब पर्सनल ये अपना होम लोन लिया है 17.5 लाख का। इंडियन बैंक से लिया है, गवर्नमेंट बैंक का ये। हाँ जी। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 9.5 चार्ज कर रहे हैं। ओके। और ये मैंने अगस्त 2008 में लोन लिया था, जिसका EMI उसके जस्ट आफ्टर 1 मंथ बाद चालू हो गया था, मतलब सितंबर 2008 में। ऑलराइट। और उसके लिए मैं रेगुलरली EMI पे कर रहा हूँ, जो करीब 19,000 पर मंथ आती है जी। ओके। उसके बाद मतलब मेरे को पैसा दिसंबर 2009 में मिलने वाला था, लेकिन अभी मिला नहीं है वो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर बैंक शुड प्रोवाइड एनी बेनिफिट्स इन इंटरेस्ट और नॉट। ऑलराइट, क्या करे पंकज ऐसे में? हर्ष वो पूछना चाहते हैं कि अब पोजीशन नहीं मिल रहा है तो क्या बैंक इसमें कुछ उनकी मदद कर सकते हैं, कुछ वेव ऑफ कर दे या फिर? खैर, बैंक तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपने खरीदा है घर, वो तो शायद बैंक से पूछकर आपने नहीं खरीदा है, पहली बात। तो क्लियरली बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकता। जो भी रिस्क है कि कंस्ट्रक्शन समय पे नहीं कंप्लीट होगा, उसमें भी रिस्क कस्टमर की ही होती है। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट प्री अप्रूव्ड होते हैं। तो प्री अप्रूवल का क्या मायने है? प्री अप्रूवल का नॉर्मली मायने ये होता है कि इसके जो पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंकों ने चेक किए हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। कंस्ट्रक्शन की रिस्क कोई भी डॉक्यूमेंट में मैंने बैंकों को लेते हुए नहीं देखी, और ये रिस्क कंज्यूमर की होती है। इसका मुझे तो सिर्फ एक ही इसका जो कहते हैं कि एक्सेप्शन था, वो एक स्कीम बॉम्बे में नाहर बिल्डर्स ने शुरू करी थी HDFC के साथ, या अभी भी वो स्कीम चालू है। उसमें क्लियरली लोन ही डिसबर्स नहीं होता, सिर्फ आप 20% दीजिए, 80% जो है आपको पोजेशन पे ही लोन डिसबर्स होगा। अच्छा। तो उसमें क्लियरली कंस्ट्रक्शन रिस्क जो होता है आपका सिर्फ 20% जो आपने एडवांस दिया है उसी पे है। जो सर्कमस्टेंसेस इन्होंने बताया है उसमें अगर ये कुछ भी बैंक को पेमेंट नहीं करते, बैंक को जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। और अगर ये बैंक का पेमेंट डिले करते हैं, चूंकि बिल्डर ने पोजेशन डिले किया है, तो क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है, तो न करें। ऐसा मेरी एडवाइस होगी। ऑलराइट, तो पंकज आपके केस में बैंक कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। आप इस मामले में बैंक से कोई हेल्प की उम्मीद ना करे तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल हमें जो आया है वो गुजरात से डॉक्टर रोहित दामोर का। रोहित पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन है और इन्होंने अपना गांव में एक हॉस्पिटल खोला है। इसके लिए उन्होंने SBI से 9 लाख रुपए लोन लिए थे, लेकिन दिक्कत यह है कि हॉस्पिटल से उनकी आमदनी उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही है। रोहित अब किसी बेहतर जगह पर जाकर नौकरी करना चाहते हैं जिसमें उन्हें 70 से 80 हजार रुपए मिल जाएंगे और वो वक्त पर अपना EMI भी चुका पाएंगे। अब रोहित ये जानना चाहते हैं कि क्या बैंक उन्हें किसी और जगह जाने की परमिशन देगा?
खैर इसके लिए बैंक की परमिशन नहीं चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हमें कहीं भी जाने। बट सीरियसली बैंक को तो आपको नोटिफाई करना है अगर आप एड्रेस चेंज करते हैं या टाउन छोड़ के जाते हैं। क्लियरली अगर आप ईएमआई चुकाते हैं, अब ये नहीं दिखा इसमें कि इनकी सिक्योरिटी इन्होंने कोई दी है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी डिस्पोज ऑफ तो नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने उससे जमीन खरीदी है या उस पर कोई हॉस्पिटल बनाया है और वो बैंक को मॉर्गेज रखा है, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं बेच पाएंगे। लेकिन कहीं जाना तो बैंक नहीं रोक सकती, नोटिफाई करेंगे बैंक को। तो जब तक ये वक्त पे अपना ईएमआई देते रहेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो रोहित जी को बस अपने बैंक को बताना होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस अपना जो ईएमआई है वो आप वक्त पर पे करते रहे। लेते हैं अगला सवाल। आलोक अस्थाना भोपाल से हमारे साथ है। आलोक जी पूछिए अपना सवाल। जी मेरा लोन था 2007 में लिया हुआ है और मैंने ये लोन 10.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था जी। बट राइट नाउ अच्छे ऑफर्स हैं 8% के एसबीआई के एंड अदर बैंक्स के। तो क्या ये राइट टाइम है मुझे स्विच कर लेने के लिए? कितना ईएमआई आप पे कर रहे हैं आलोक जी? मैं 5000 की ईएमआई पे कर रहा हूँ। ऑलराइट, क्या लोन अभी आपका 5 लाख है। बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे आलोक जी, आपकी इंटरेस्ट रेट क्या है अभी? अभी भी 10.10 है कि गिर गई है? राइट नाउ इट इज 10.25 जी। अच्छा, क्या करे ऐसे में हर्ष? तो आलोक जी क्लियर है, डबल डिजिट्स देना इस जमाने में तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से हाँ गुनाह है लिटरली। तो आपको शिफ्ट कर ही लेना चाहिए। शिफ्ट करने के पहले सिर्फ एक काम आप जरूर करिएगा, अपने एग्जिस्टिंग जो बैंक है सेंट्रल बैंक से भी आप बात करिए, उनकी भी स्कीम है, शायद 2 साल की फिक्स्ड है और बाद में फ्लोटिंग है। उस नई स्कीम में अगर वो आपको ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा सा चार्ज भी अगर उसमें लगता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट है, आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर वो कर रहे हैं और आपको वो स्कीम अच्छी लग रही है तो आप कर लीजिए, अगर वो नहीं अच्छी लग रही तो आपको शिफ्ट करना ही चाहिए। 10% देना इज नॉट करेक्ट। आप ये मत भूलिए कि एक तो आप रेट ज्यादा दे रहे हैं, प्लस अगले आप अभी फ्लोटिंग रेट पर हैं ताकि आपका एक्सपोजर है। अगर अगले साल जब जैसा कि लग रहा है ब्याज की दरें बढ़ेगी तब ये और ऊपर चला जाएगा, तो इसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। शिफ्ट करिए, या तो एग्जिस्टिंग बैंक में ही शिफ्ट करिए वरना दूसरे कोई बैंक में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं।